नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण विषय के अंतर्गत बुद्धि के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। कल के व्याख्यान के अंतर्गत हमने कुछ बुद्धि सिद्धांतों का अध्ययन किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानते हैं समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थर्स्टन और कैली ने कहा है कि बुद्धि कुछ मानसिक योग्यताओं से बनी है। कैली ने बुद्धि के निर्माण में 9 मानसिक योग्यताओं का उल्लेख किया, जिसमें सामाजिक योग्यता सोशियल एबिलिटी, वाचिक योग्यता वर्बल एबिलिटी, सांख्यिकी योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्रियात्मक योग्यता मोटर एबिलिटी, शारीरिक योग्यता फिजिकल एबिलिटी, संगीतात्मक योग्यता म्यूजिकल टैलेंट, यांत्रिक योग्यता मैकेनिकल एबिलिटी, रुचि इंटरेस्ट, और 9 नंबर पर स्थानिक संबंधों के साथ व्यवहार करने की योग्यता एबिलिटी टू डील विद स्पेटियल रिलेशंस। इस चित्र में दिखाया गया है कि किस प्रकार से समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत ये 9 मानसिक योग्यताएं जिनका उल्लेख किया गया है, किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। थर्स्टन ने भी विभिन्न प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बुद्धि में 7 मानसिक प्राथमिक योग्यताएं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होती हैं, जिसके अंतर्गत सांख्यिकी योग्यता नंबर एबिलिटी और एन, शाब्दिक योग्यता वर्बल एबिलिटी जिसको बी से प्रदर्शित किया गया है, और बी स्थान संबंधी योग्यता स्पेटियल एबिलिटी, और एस शब्द प्रभाव योग्यता वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी, और डब्ल्यू वाचिक या तार्किक योग्यता रीजनिंग एबिलिटी जिसको आर से प्रदर्शित किया गया, स्मृति संबंधी योग्यता मेमोरी एबिलिटी, और एम प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता परसेप्चुअल एबिलिटी जिसको पी से, और अगर हम कहें इंटेलिजेंस बराबर एन प्लस बी प्लस एस प्लस डब्ल्यू प्लस आर प्लस एम प्लस पी, जिसमें अगर हम कहें तो नंबर एबिलिटी वर्बल स्पेटियल वर्ड फ्लुएंसी रीजनिंग मेमोरी एंड परसेप्चुअल एबिलिटी को मिलाकर अगर हम कहें तो बुद्धि का निर्माण होता है, ऐसा कहता है समूह कारक सिद्धांत। अगला है पदानुक्रम सिद्धांत, हियरार्चिकल थ्योरी। फिलिप पन्नन ने मानवीय योग्यताओं की संरचना का वर्णन करते हुए कहा कि मानवीय योग्यताएं एक क्रमिक रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इस क्रमबद्ध व्यवस्था में क्रमशः सामान्य कारक जनरल फैक्टर, मुख्य समूह कारक
मेजर ग्रुप फैक्टर्स, लघु समूह कारक माइनर ग्रुप फैक्टर्स और विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं। सामान्य कारक जी जनरल फैक्टर सर्वाधिक व्यापक कारक हैं और सभी प्रकार के मानसिक कार्यों में सहायक होता है। सामान्य कारक को दो मुख्य समूह कारकों में विभक्त किया गया है। शाब्दिक व शैक्षिक योग्यताएं B+B अनुपात या और ED। गतिक व यांत्रिकी योग्यताएं K और M मैकेनिकल। इन दोनों मुख्य समूह कारकों को पुनः शाब्दिक, आंकिक, यांत्रिक सूचना और प्रयोगात्मक स्थानिक जैसे लघु कारकों में बांटा जा सकता है। लघु कारकों को विशिष्ट मानसिक कार्यों से संबंधित अनेक विशिष्ट कारकों के रूप में विभक्त किया जा सकता है। निसंदेह ये विशिष्ट कारक स्पिरमैन के एस कारक के समतुल्य माने जा सकते हैं। कैटल ने सन 1963 में द्रवीकृत बुद्धि, फ्लूइड इंटेलिजेंस और घनीकृत बुद्धि, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में अंतर करते हुए कहा कि द्रवीकृत बुद्धि मुख्यतः व्यक्ति की आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, जबकि घनीकृत बुद्धि का प्रत्यय काफ़ी सीमा तक वर्नर के BED और KM के समकक्ष ही है। वर्नर का B+ED मुख्य समूह कारक कैटल के घनीकृत बुद्धि के और KM मुख्य कारक द्रवीकृत बुद्धि के समान है, जिसको हम एक चित्र के जरिए या उसकी सहायता से भी समझ सकते हैं। ये पदानुक्रम सिद्धांत का, जिसमें चित्र के जरिए हम समझ सकते हैं कि सामान्य कारक जनरल फैक्टर जिसको जी से प्रदर्शित किया गया और मुख्य समूह कारक जिसको वर्बल शैक्षिक इससे और दूसरा प्रयोगात्मक या यांत्रिक प्रैक्टिकल मैकेनिकल से दिया गया। और इनको अगर देखा जाए तो फिर चार चार रूपों में बांटा गया है और फिर इसके बाद में स्पेसिफिक फैक्टर्स के रूप में इसको बांटा गए हैं। तो ये था पदानुक्रम सिद्धांत। अगला सिद्धांत है त्रिआयाम सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक J.P. गिलफोर्ड है। उन्होंने अपने परीक्षणों द्वारा यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि व्यक्ति की किसी भी मानसिक प्रक्रिया या बौद्धिक कार्य को 3 आधारभूत आयामों बेसिक डायमेंशंस में बांटा जा सकता है, जिसको सक्रिय ऑपरेशन, सूचना सामग्री या विषय वस्तु कंटेंट और उत्पाद प्रोडक्ट्स के रूप में हम त्रिआयाम सिद्धांत का अध्ययन J.P. गिलफोर्ड ने किया, जिसमें सक्रिय आयाम ऑपरेशंस का अर्थ है वह मानसिक चेष्टा, तत्परता और कार्यशीलता से होता है जिसकी मदद से व्यक्ति किसी भी सूचना सामग्री या विषय वस्तु को अपने चिंतन और मनन का विषय बनाते हैं, या दूसरे शब्दों में इस चिंतन या मनन का प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि को काम में लाने का प्रयास कहा जा सकता है। व्यक्ति जिस रूप में चिंतन या मनन करता है अथवा चिंतन या मनन करने के लिए जिस प्रकार की विषय वस्तु या सूचना सामग्री की सहायता लेता है, उसे दूसरा आधारभूत आयाम विषय वस्तु कहा जा सकता है, जिसमें चित्र में भी हम देख रहे हैं
कि विषय वस्तु जिसमें कंटेंट है चित्रात्मक, सांकेतिक, सिंबॉलिक, शाब्दिक, सिमेटिक और व्यवहारिक बिहेवियर, वहीं सक्रियताएं, और उसके बाद 30 नंबर पर उत्पाद या प्रोडक्ट के बारे में बताया है, जिससे मिलकर व्यक्ति जिस रूप में चिंतन या मनन करता है, जिस प्रकार की विषय सामग्री या सूचना सामग्री की सहायता लेता है, उसे दूसरा आधारभूत आयाम विषय वस्तु कह सकते हैं। बौद्धिक सक्रियता के द्वारा सूचना सामग्री या विषय वस्तु को लेकर जिस प्रकार की बौद्धिक प्रक्रिया की जाती है, उसके परिणाम स्वरूप जो प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, जिसमें इकाइयाँ, वर्ग, संबंध, प्रणाली, प्रत्यावर्तन और निहितार्थ शामिल किए जाते हैं। अगर तीनों प्रकार के आधारभूत आयामों को भी उनके विशिष्ट कारकों में विभाजित किया जा सकता है, तो गिलफोर्ड ने सक्रिया को 5 विशिष्ट कारकों, वहीं विषय वस्तु को 4 और उत्पाद को 6 विशिष्ट कारकों में बांटने का प्रयास किया है, और इन विशिष्ट कारकों की अंतःक्रिया के माध्यम से बुद्धि में 150 कारकों की उपस्थिति का संकेत हम निम्न सूत्र के माध्यम से दे सकते हैं, जैसे 5 गुणा 20 और 20 गुणा 6 बराबर 120। तो ये था त्रिआयाम सिद्धांत, 3 डायमेंशनल थ्योरी। धन्यवाद।